हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का। इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिनेशन या डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, ओरिजिनेट वो कई साल पहले हो गए थे, बट इसकी डिस्कवरी कैसे हुई इसको हम देखेंगे। इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा क्या, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स में। आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिनेशन है ना, और हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से ओरिजिनेट हुई और हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे और क्या क्या क्वालिटीज थी। नंबर 1 हम पहले देखेंगे डिस्कवरी। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, बट इसको मैं शुरू में ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता तो चले कि पहले हुआ क्या। ठीक है, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी स्टार्ट कैसे होती है या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चला है ना। यस, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को आप और क्या कह सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो होता क्या है, देखो एक ब्रिटिशर हुज नेम इज कनिंघम, एक ब्रिटिशर जिनका नाम रहता है कनिंघम, 1901 के करीब 1985 के पहले क्या होता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, इंडिया की हिस्टोरिकल एरियाज को एक्सकवेट करती है, मतलब कि पता लगाती है कि कहाँ कहाँ हिस्टोरिकल या पुरानी वस्तुएं हमें मिल सकती हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे, that time the archaeological survey of India was established by Britishers in India and the head was, है ना, जो चेयरपर्सन थे उसका में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन, मतलब कि जो हेड कर रहे थे, जो लुक आफ्टर करते थे पूरे के पूरे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनका नाम था कनिंघम। ठीक है, कनिंघम जो थे उन्होंने ये डिसीजन लिया 1875 के पहले, है ना, 1888 के टाइम पे, 1880 के टाइम पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, एक तरह से ये डिसीजन लिया उन्होंने कि मैं पता लगाऊंगा। कनिंघम ने ये डिसीजन लिया कि वो पता लगाएंगे किसके बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है और कितनी ओल्ड है। ठीक है, उसके बारे में पता लगाने के लिए कनिंघम ने क्या किया, जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, और जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स थे इंडिया के, जो हिस्टोरिकल रिटन डॉक्यूमेंट्स उनको मिले थे अभी तक इंडिया के, वो चाइनीज की जो चाइनीज पिलिग्रिमेजेस में, मतलब कि चाइनीज की जो मॉन्यूमेंट्स है, जो बिल्डिंग्स है, वहाँ उन्होंने एक्सकवेट किया, क्योंकि चाइना और इंडिया का बहुत पुराना रिलेशनशिप है। हिस्टोरिकली बहुत सारा ट्रेड हुआ है हिस्टोरिकली इंडिया और चाइना के बीच में। आज हमारा रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते चाइना के साथ, बट हिस्टोरिकली हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। तो कनिंघम का मेजर कंसर्न क्या था कि वो 6th सेंचुरी बीसी, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट के पहले से लेकर 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी एडी या सीई तक क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कितनी पुरानी है क्या हमारे भारत की हिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कई सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स पता लगाए। रिटन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस क्या है, ध्यान देना। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, ट्री लीव्स में, है ना, ट्री लीव्स में या ट्री के बार्क में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना, क्या करते हैं, हिस्टोरिकली जो व्यक्ति लिखते थे ट्री के लीव्स में, पहले के टाइम पे पेपर का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था, तो जो पत्ते रहते थे ना, जो लीव्स रहती थी, उस लीव्स के ऊपर जब लिखा जाता था और उनको कंबाइनली एक डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर्म किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट। सिमिलरली इंस्क्रिप्शन जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्ट्ररी है। इंस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन जो है आपको अलग अलग कहाँ बिल्डिंग्स में दिखेंगे, वहाँ क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एनग्रेव्ड किया जाता है, उकेरा जाता है पत्थरों को, और उनमें बड़ी बड़ी कहानियां या राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब आते हैं हम क्या, यहाँ तक उसने रिटन डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, किसने, कनिंघम ने रिटन डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया। फिर उसके बाद कनिंघम का मेजर कंसर्न क्या था, 6th सेंचुरी बीसी, बिफोर कॉमन एरा से लेकर 4th सेंचुरी सीई दैट इज कॉमन एरा तक उसे पता लगाना था। अब ये बीसी क्या होता है और सीई और एडी क्या होता है, मैं आपको इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, देखो चाइनीज डोमिनेंट
चाइनीज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, चाइनीज डोमिनेंट डॉक्यूमेंट जो थे, उस डॉक्यूमेंट्स को कनिंघम ने इंक्लूड कलेक्ट किया ताकि वो पता लगा सके कि क्या बोलते कितनी पुरानी है भारत की हिस्ट्री, नंबर 1। फिर उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया, नंबर 2। नंबर 3, अलग अलग साइट्स को एक्सकवेट किया, जहां जहां उनको लगा कि ये जो साइट्स है वो बहुत पुरानी है, उन साइट्स को क्या किया, एक्सकवेट किया, पता लगाया अलग अलग साइट से। और नंबर 4, जो बहुत बड़ा क्लू था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कनिंघम को मिला था, एक इंग्लिश मैन ने उन्हें दिया था 1875 में। कनिंघम को एक इंग्लिश मैन ने 1875 में एक सील दी, है ना, विच इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कनिंघम ने जब वो सील ली 1875 में, तो वो एक कंफ्यूज हो गए, है ना, एक स्टोरी की तरह सुनिए आप कि कनिंघम को जैसे ही वो सील मिली तो कनिंघम जो थे वो कंफ्यूज हो गए कि जो सील जो है वो कितनी पुरानी है, कितनी ओल्ड है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भारत का जो इतिहास है, भारत की जो हिस्ट्री है, वो बेसिकली किसके अंदर तक कंसर्न है, किधर तक कन्फाइंड है, गंगा वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि गंगा के किनारे जो मौर्यन एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ था, मौर्यन किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, है ना, उनकी उतनी पुरानी समझ रहे थे कनिंघम भारत की हिस्ट्री। बट जब उन्होंने ये सील पता लगाई, सील मिली उनको, तो उनको लगा ये बहुत पुराना है, भारत का जो इतिहास है या ये जो हिस्ट्री है वो इस गंगा वैली सिविलाइजेशन से पहले की है, ठीक है, और वर्ल्ड में शायद सबसे पुरानी है, ठीक है। 1921 में क्या हुआ, अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम चल ही रहा है, क्योंकि उनको ये सील मिल गई है, तो उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर एक्सकवेट करना स्टार्ट किया, अलग अलग जगहों पर एक्सकवेशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो 1921 में एक आर्कोलॉजिस्ट थे जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ही थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी। पूरा नाम है इनका राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। आप लिख सकते हो RBDR साहनी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में सबसे पहली साइट फाइंड करी, किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसका नाम क्या था, हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद 1922 में अनदर आर्कोलॉजिस्ट जिनका नाम था राखल दास बनर्जी, उन्होंने एक साइट और फाइंड करी या एक्सकवेट करी, वो थी क्या, मोहनजोदारो, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, ठीक है, मोहनजोदारो। 1922 में राखल दास बनर्जी ने पता लगाया। राखल दास बनर्जी ने जब ये साइट को एक्सकवेट किया तो उन्होंने कई सारे ऐसे सिमिलर आर्टिफैक्ट्स देखे, हिस्टोरिकल मटेरियल्स देखे जो सिमिलर थे 1921 के हड़प्पा के जैसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, वो जो थे राखल दास बनर्जी, वो इस कंक्लूजन में आए कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदारो, जो दो साइट्स मिली है अभी तक हमें, वो क्या है, कॉमन सेटलमेंट या कॉमन सिविलाइजेशन की साइट है ना, मतलब कोई अलग अलग नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो इमर्ज नहीं हुआ, एक ही टाइम पीरियड में हड़प्पा और मोहनजोदारो इमर्ज हुआ। फिर से एक बार हम रिवीजन करेंगे। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा पहली सिटी थी, इस कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा रखा गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, बिकॉज द हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट व्हिच इज एक्सकवेटेड बाय दयाराम साहनी इन 1921, दैट इज व्हाई द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ 1922 में राखल दास बनर्जी ने क्या फाइंड किया, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी एक एक्सकवेटेड साइट थी, आप चाहो तो मूवी देख सकते हैं मोहनजोदारो, आपको उसमें और डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो का पता लगाया। जैसे उन्होंने मोहनजोदारो का पता लगाया तो हुआ क्या, वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि हमें कॉमन आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं 1921 के हड़प्पा में और मोहनजोदारो में। तो ये कंक्लूजन में आए राखल दास बनर्जी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो वो क्या है, एक कॉमन एक्सकवेटेड साइट या एक कॉमन सिविलाइजेशन की क्या है, अलग अलग सिटीज है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1924 में जॉन मार्शल जो थे, उस समय आफ्टर कनिंघम, जो 1875 के बाद जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लीडर्स थे वो बदलते जाते थे, चेयरपर्सन जो थे वो बदलते जाते थे। तो 1924 तक जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का भी यही मानना था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो गंगा वैली सिविलाइजेशन से तक ही लिमिटेड है, उससे ऊपर या उससे पहले नहीं थी कोई हिस्ट्री। बट
जब उन्हें इन दोनों साइट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने 1924 में अनाउंस किया कि इंडिया की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का पता लगाया है जिसे कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, होता क्या है कि जॉन मार्शल जो थे वो बिल्कुल कनिंघम की तरह इंटरेस्टेड थे हिस्ट्री पर, और वो अपना पूरा का पूरा एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान थे जॉन मार्शल, और उन्होंने ग्रीस की सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया था, क्रीट सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया था जो यूरोपियन कंट्रीज में है। तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो हमें काम आया कहाँ, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस कहाँ इस्तेमाल किया, इंडिया की हड़प्पन सिविलाइजेशन को पता लगाने के लिए। इंडिया की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। कनिंघम जो थे वो स्ट्रैटोग्राफी को इग्नोर कर रहे थे, मतलब वो सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स में फोकस कर रहे थे कनिंघम। लेकिन जो जॉन मार्शल थे उनका मानना था कि जितने से जितने हमें आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, जितने से जितने ज़्यादा हमें ओल्ड मटेरियल्स मिलेंगे रिटन डॉक्यूमेंट के अलावा, चाहे वो एक वेपन हो, चाहे वो ज्वेलरी हो हिस्टोरिकल, चाहे वो कुछ भी हो, क्लोथ हो, है ना, वो हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे ये पता लगाने की भी कितना पुराना है ये जो सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रैटोग्राफी की मदद करी, स्ट्रैटोग्राफी की मदद ली। स्ट्रैटोग्राफी क्या होता है, स्ट्रैटोग्राफी का मतलब है, ठीक है, स्ट्रैटोग्राफी क्या होता है, स्ट्रैटोग्राफी का मतलब होता है, आप चाहो तो बेटा पॉज करके वीडियो के ये जो नोट्स है उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रैटोग्राफी क्या होता है इसके बारे में देखो। होता क्या है ये समझ लो, आपका इस तरह से एक लैंडफॉर्म है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, एक लैंडफॉर्म। यहाँ क्या हुआ, यहाँ बहुत सारे घर बने थे, कुछ सालों बाद क्या हुआ, समझ लो 200-300 सालों बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल प्रोसेस ये घर क्या हुए, मड से ढक गए, मिट्टी से दबते गए, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो घर है वो हमें दिख नहीं रहे हैं क्योंकि लोग वहां रहने लगे, आसपास के लोग वहां सेटल हो गए, जिसके कारण इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन होता क्या है, जब इस साइट्स के बारे में पता चलता है तो स्ट्रैटोग्राफी का मतलब होता है जब हम इन अलग अलग लेयर्स से, अर्थ है ये, है ना, ये अर्थ का क्रस्ट है, समझ लो ये 1 2 3 लेयर, ठीक है, 1 2 3 लेयर है। इन अलग अलग लेयर से हमें अलग अलग क्या मिल रहे हैं, मटेरियल से आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं हिस्टोरिकल। तो वो जो मटेरियल हमें अलग अलग मिल रहे हैं अलग अलग लेयर से, जब हम तीनों लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल में, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रैटोग्राफी। ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या होता है कि जब हिस्टोरिकली हम कई सारी चीजों के बारे में एक्सकवेट करते हैं, मटेरियल निकालते हैं, तो होता क्या है, उन मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एक्सकवेट करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। जब इन मटेरियल्स को हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें वो अलग अलग लेयर में मिलती है। जब हम अलग अलग लेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं या पता लगाते हैं तो क्या कहा जाता है उसे, स्ट्रैटोग्राफी। स्ट्रैटोग्राफी के कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत डिटेल में पता चला और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पता लगा पाए। ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल पेज 1 में, ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बाद आपको सिर्फ बीसी बताऊंगा और फिर यहाँ आपका वीडियो खत्म होगा। ठीक है, देखो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट था इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, पहली बात यहां आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि किस तरह से, अब हम देखेंगे कि क्या होता है बीसी और सी। इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कितना पुराना है, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। स्ट्रैटोग्राफी के कारण हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में पता चला। तो अब हम देखते हैं क्या है एक टाइम या डेटिंग मेथड इन हिस्ट्री, है ना, जो आपकी पूरी की पूरी 3 की 3 बुक में काम आएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज टाइमलाइन। ओके बेटा, तो अब हम देखेंगे हिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक कि हिस्ट्री में बीसी क्या होता है। ठीक है, बीसी क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, सी क्या होता है, कॉमन एरा। ठीक है, फिर उसके बाद एनाटॉमी क्या होता है या क्राइस्ट बर्थ कब हुआ, ये सब हम देखेंगे हिस्ट्री में। आपकी बुक चैप्टर नंबर 1 में 2nd पेज में है ये। ठीक है, तो अगर मैं एक बात करूँ, आप लोग नंबर लाइन जैसे मैथ्स में बनाते हैं, आप एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करें, है ना, अगर आप लोग मैथ्स में जैसे लाइन बनाते हैं वैसे आप एक सिंपल लाइन यहाँ ड्रॉ करें। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है,
तो आप मैथ्स में क्या करते हो, सेंटर में 0 देते हो, है ना। सेंटर में 0 देने के बाद क्या करते हो, एक तरफ प्लस में नंबर जाता है या 1 2 3, है ना। यहाँ क्या करते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना, या एटसेट्रा या सो ऑन, कंटिन्यू चलता है। वैसे यहाँ हम 1 2 3 लिखते हैं ना, 1 2 3। बट होता क्या है, हिस्ट्री में हम यहाँ 1 2 3 नहीं लिखते, हिस्ट्री में बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ हम लिखेंगे 99, ठीक है, यहाँ 0 है तो यहाँ हम 99 मतलब 100 हुआ 0, 98 97 96 95 और ऐसी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये 0 है ना, जो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल्स, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, इतिहासकारों के अनुसार ये जो 0 है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो गॉड थे जीसस, उनका बर्थ माना जाता है 0 से, ठीक है। अब जो जन्म के बाद, मतलब ये जो 0 है इसके बाद जो ईयर्स आते हैं उसको कहा, उसके आगे लगता है एडी, एनाडोमी, जिसे कहा जाता है एनोडोमी। एनोडोमी जो है वो एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का मतलब है कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद, ठीक है, एनाडोमी। तो एक लैटिन वर्ड है एनाडोमी, इसको आप एक और वर्ड कह सकते हो कॉमन एरा, ठीक है। अगर आप एडी नहीं देखते हो, पता चले सर ने बोला था कि एडी लिखा होगा तो वो क्राइस्ट के बाद का है, नहीं। अगर एडी नहीं मिलता है तो उसको आप सी से भी कंफर्म कर सकते हो, कॉमन एरा। ये जो 0 से लेकर आगे तक 9900 तक इस तरफ वाले जितने भी होंगे उसके आगे क्या लिखा मिलेगा आपको, या तो सी कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा, या तो एडी एनो डोमिनी, ठीक है। अब एक बात और, यहां हमें पता चल गया आगे क्या होगा, पर अब जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की ईयर्स है उनको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो होता क्या है, ये जो पहले के ईयर्स है इनको क्या कहा जाता है, BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। जो 0 के पहले के ईयर्स है उनको क्या कहा जाता है, BCE, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। कॉमन एरा ये है, कॉमन एरा के पहले क्या हुआ, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट का बर्थ क्या है, ये 0 में है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब आप इसको BCE अगर नहीं दिखता है आपको किसी ईयर के पहले, किसी ईयर के बाद, आपने कई बार बुक में, जैसे मैंने अभी जो चैप्टर आपको बताया था उसमें क्या था, 6th सेंचुरी BC, तो यहाँ 6th सेंचुरी BC जो है वो कहाँ आएगी बेटा, 6th सेंचुरी BC मतलब कि बिफोर कॉमन एरा, मतलब कि वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के बारे में पता लगाएगा कनिंघम, ठीक है। और 4th सेंचुरी AD या C मतलब कि AD या C मतलब कि वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के इतिहास के बारे में पता लगाएगा, मतलब कि यहां से लेके यहां तक के बारे में क्या करेगा, वो कनिंघम जो है वो पता लगाएगा, ठीक है। तो BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले, और AD मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के बाद, जिसका फुल फॉर्म है एनोडोमिनी, या आप कह सकते हो कॉमन एरा। समझ में आ रहा है। एक बात और, BC अगर आपको नहीं दिखता है तो आपको BC के बदले कई बार दिखता है क्या, BC बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि अगर बिफोर कॉमन एरा या BC नहीं मिलता है आपको किसी ईयर के आगे, 4th सेंचुरी BC नहीं दिखता है, तो आप वहां क्या मिलेगा आपको, BC मिलेगा। BCE और BC में बहुत अंतर है, ठीक है। BCE बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, और BC बिफोर क्राइस्ट, दोनों कॉमन है, बस क्या है, फुल फॉर्म अलग है। इसका है बिफोर क्राइस्ट BC का, और बिफोर कॉमन एरा BCE का। क्लियर हुआ। अब होता क्या है, आप लोगों को बहुत मजेदार बात बताता हूँ, शायद आपको पता हो या कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को ना हो, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो ब्रॉड टाइम दिखा है ना आपको, ये जो गैप जिसको मैंने बहुत ब्रॉडर कर दिया, ये ग्रीन कलर का, ये दिख रहा है, इस ईयर को कैसे लिखेंगे आप, 10012 199 है ना। अब ये जो 1001 से लेके 199 तक का जो ईयर है ना, मतलब 0 से 1 तक का जो ईयर है, उसको आप कौन सी सेंचुरी बोलेंगे, 1st सेंचुरी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना
क्या बोलेंगे आप, सॉरी 001 से लेके 009 तक, ये जो सेंचुरी है इसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट सेंचुरी। वैसे अगर मैं बात करूं 1001 से लेके 1002 तक, इसको क्या कहेंगे आप, सेकेंड सेंचुरी। तो हमेशा याद रखना सेंचुरी जो रहती है वो ईयर के आगे वाले वर्ड से रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी आज के टाइम पे क्या है, 2001 से लेके 2099 तक, ठीक है। तो 2000 है आप, लेकिन जो सेंचुरी है वो क्या है, 21st। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं 1901 से लेकर 1999 तक, तो ये क्या है 1901 से लेकर 1999 तक, पर ये जो सेंचुरी होगी वो कौन सी होगी, 20th सेंचुरी। तो हमेशा याद रखना जो सेंचुरी रहती है वो क्या रहती है, नंबर के, ईयर के एक साल आगे की रहती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतना मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री का बेसिक क्लियर हो गया कि बीसी या बीसी क्या होता है, बीसीई और बीसी कॉमन है दोनों, जब जन्म के पहले, जीसस के जन्म के पहले के ईयर्स को डिनोट करता है। और एडी जो रहता है वो ईयर, एडी जो रहता है और सी जो रहता है वो क्या करता है, जीसस के बर्थ के ईयर्स को, बाद के बर्थ को, ईयर्स को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसके बाद मुझे सेंड करेंगे। टिल देन बाय।